हमें लगता है कि हम आज सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हज़ारों साल पहले हमारी सोसाइटी उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर चुकी थी जिसके लिए हम आज शायद स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम अंडर द लेयर्स जाकर उस सच को देखेंगे जो सदियों से छुपा हुआ है। शुरुआत करते हैं उस ज्ञान से जिसे दुनिया ने सदियों बाद समझा। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से पहले बताया कि धरती गोल है और सूरज के चक्कर लगाती है। कनाड ऋषि ने 6th सेंचुरी BCE में अणु यानी कि एटम्स का कॉन्सेप्ट दिया और भास्कर II ने न्यूटन से पहले ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण को डिस्क्राइब किया। सर्जरी के मैदान में सुश्रुत ने 2600 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट ऑपरेशन डेवलप किए। मेटलर्जी में हमारा वुड स्टील इतना एडवांस था कि उसे डमास्कस स्टील के नाम से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे यूनिवर्सिटीज़ थे जहाँ पूरी दुनिया से लोग सिर्फ ज्ञान लेने आते थे। ये इतना एडवांस साइंस इसलिए मुमकिन था क्योंकि हम सवाल पूछने से डरते नहीं थे। 8th सेंचुरी BCE में गार्गी वाचकनवी ने उस समय के सबसे बड़े फिलोसोफर यज्ञवल्क्य से ब्रह्मांड की बुनियाद पर सवाल पूछे। लेकिन आज का माहौल देखिए। आज अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे एंटी नेशनल या धर्म विरोधी कहकर चुप करा दिया जाता है। लोग उत्तेजित हो जाते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सच्चा सनातनी कभी सवाल पूछने से घबराता नहीं। वो उत्तेजित होने की बजाय क्यूरियोसिटी को अप्रिशिएट करता है। धर्म किसी के सवाल पूछने से खतरे में नहीं आता, बल्कि सवाल पूछने से और सवालों के जवाब ढूंढने से उसका कॉन्सेप्ट और वास्ट और मजबूत होता है। हमारे कल्चर में सिर्फ साइंस ही नहीं, सोच भी प्रोग्रेसिव थी। नचिकेता ने यमराज से मौत पर सवाल किए और चार्वाक ने तो पूरे ईश्वर के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। फिर भी उन्हें किसी ने एंटी नेशनल या धर्म विरोधी नहीं कहा, बल्कि उन्हें महर्षि कहा गया। रिश्तों में भी हम काफ़ी ओपन थे। स्वयंवर जहाँ सावित्री ने खुद अपना वर चुना और गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज हमारे कल्चर का ही पार्ट था। लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम हमेशा से सख्त था, पर देखिए ऋषि वाल्मीकि को जो डेकॉइट से ब्रह्म ऋषि बने, या वेद व्यास को जो एक मछुआरन के बेटे थे। ये बदलाव तभी मुमकिन था क्योंकि वर्ण काम से तय होता था, जन्म से नहीं। ऋग्वेदा के 9th मंडाला में एक कवि कहते हैं, कारुराहाम तातो बिशागोपाला प्राक्षिणी नाना। मतलब मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरे माता अनाज पीसती है। एक ही घर, एक ही खून, लेकिन 3 अलग वर्ण। ये साबित करता है कि एंशिएंट इंडिया में वर्ण जन्म से नहीं, बल्कि इंसान के हुनर और उसके चुने हुए रास्ते से तय होता था। सनातन ज्ञान का नाम है और ज्ञान कभी अंधभक्ति में नहीं, बल्कि हमेशा जिज्ञासा के आग में पक कर निखरता है। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारा ज्ञान वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधला हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे मिटाया गया है। ये एक सिस्टमैटिक इरेजर था, एक ऐसा हमला जो सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर किया गया था। इस साजिश के 3 बड़े लेयर्स थे। पहला लेयर था फिजिकल डिस्ट्रक्शन। 1193 AD में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया तो वहाँ की लाइब्रेरी धर्मगंज 3 महीने तक जलती रही। सदियों का ज्ञान, मेडिसिन, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी एक झटके में राख हो गया। सिर्फ नालंदा ही नहीं, तक्षशिला, विक्रमशिला और उडांतापुरी जैसे सेंटर्स को ख़त्म करके हमारी परंपरा को तोड़ दिया गया।
जब गुरु नहीं रहे, किताबें जल गई, तो ज्ञान पब्लिक साइंस से हटकर फैमिली सीक्रेट्स बन गया। इससे आगे चल के हमारे ज्ञान को अनसाइंटिफिक कहना आसान हो गया। दूसरा लेयर सबसे खतरनाक था, द मेंटल वॉल। लेकिन ये मेंटल मैनिपुलेशन शुरू कैसे हुआ? इसका सबूत मिलता है 2 फरवरी 1835 के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, जिसे हम मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और उनके काउंसिल को पेश किया था। मैकॉले ने उस दिन साफ कहा था कि पूरे इंडिया और अरब का साहित्य यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ के बराबर भी नहीं है। उसने लिखा था, और ये शब्द आज भी हमारे दिमाग की बेड़ियां हैं, We must at present do our best to form a class who may be the interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. इसका मकसद साफ था, हमारी भाषा और ज्ञान को मिटाकर हमें क्लर्क बनाना। ये डॉक्यूमेंट आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडिया के नेशनल आर्काइव्स में पब्लिक रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। इस रिपोर्ट ने इंडिया के ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम की फंडिंग रोक दी और उसे इकोनॉमिकली यूजलेस बना दिया। इसके बाद मैक्स मिलर जैसे स्कॉलर्स ने जब हमारे टेक्स्ट ट्रांसलेट किए तो धर्म को रिलीजन और वर्ण को कास्ट में बदल दिया। उन्होंने हमारी फ्लूइड सोशल आइडेंटिटी को वेस्टर्न फ्रेम में फिट कर दिया ताकि हमें यकीन हो जाए कि हमारा ज्ञान सिर्फ कथा कहानियाँ हैं, साइंस नहीं। तीसरा लेयर था इकोनॉमिक इरेजर। 1700 तक ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का हिस्सा 24% था, जो ब्रिटिश राज के ख़त्म होने तक 4% से भी कम रह गया। जब एक पूरी सोसाइटी को एक्सट्रीम पॉवर्टी में ढकेल दिया जाता है तो वो सर्वाइवल मोड में आ जाती है। जब पेट खाली हो तो लोग फिलॉसफी नहीं लिखते और ना ही ऑब्जर्वेटरीज बनाते हैं। गरीबी ने हमें कंजर्वेटिव बना दिया। हमने प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ छोड़कर सिर्फ जिंदा रहने के लिए पुरानी रिजिड ट्रेडिशंस को पकड़ लिया, और इसी गरीबी का फ़ायदा उठाकर मिशनरी इन्फ्लुएंस ने हमें ये यकीन दिलाया कि हम प्रिमिटिव हैं। कपड़ों में भी ये मैनिपुलेशन साफ दिखता है। अगर हम बिहार की दीदारगंज यक्षी की मूर्ति, जो कि 3rd सेंचुरी BCE की है, या अजंता और खजुराहो के स्कल्पचर्स को देखें तो वहाँ सिले हुए ब्लाउज का कोई निशान नहीं मिलता। हमारा क्लाइमेट ट्रॉपिकल था, इसीलिए हमारे पूर्वज ड्रेप्स पहनते थे। लोअर बॉडी के लिए अंतर्या और अपर बॉडी के लिए उत्तरिया। ब्रेस्ट या टॉर्सो का खुला होना तब अश्लील या गलत नहीं माना जाता था। इसे फर्टिलिटी और डिविनिटी का सिंबल माना जाता था। हमारी मोरालिटी तब कपड़ों के लेयर्स में नहीं बल्कि चरित्र में थी। ये सब बदला 19th सेंचुरी में। ब्रिटिशर्स के लिए बॉडी को ढकना सिविलाइजेशन की निशानी थी। उन्हें बिना ब्लाउज की साड़ी अनसिविलाइज्ड और प्रिमिटिव लगी। उन्होंने हमारी बॉडी पॉजिटिविटी को शर्म में बदल दिया। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा बंगाल की एलीट फैमिलीज पर। ज्ञानानंदिनी देवी, जो इंडिया की पहली ICS ऑफिसर की पत्नी थी, उन्हें एक बार एक ब्रिटिश क्लब में एंट्री नहीं मिली क्योंकि उन्होंने बिना ब्लाउज की साड़ी पहनी थी। उन्हें अनकल्चर्ड कहकर निकाल दिया गया। इस इंसल्ट ने उन्हें मजबूर किया एक नया रिफॉर्म पहनावा ढूंढने पर। ज्ञानानंदिनी देवी ने पारसी और वेस्टर्न स्टाइल को मिक्स करके नेवी स्टाइल साड़ी और उसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट का चलन शुरू किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे साड़ी के साथ समीज और जैकेट पहना जाए ताकि वो अंग्रेज़ों की नज़र में शालीन और मॉडर्न लग सके।
जो आज हमें परंपरा लगती है वो असल में एक रिस्पॉन्स था अंग्रेज़ों की मॉरल पॉलिसिंग और उसके प्रेशर का। हमने गर्मी के हिसाब से बने अपने कंफर्टेबल ड्रेप्स को छोड़कर सिले हुए लेयर्स को अपनाया ताकि हम उनकी नज़र में सिविलाइज्ड दिख सके। ब्लाउज और पेटीकोट असलियत में यूरोपियन आइडियाज़ हैं। हमने अपनी क्लाइमेट और बॉडी पॉजिटिविटी को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि हम एक विदेशी स्टैंडर्ड्स पर खड़े उतर सके। आज जब हम संस्कार की बात करते हैं तो हम अक्सर वही विक्टोरियन रूल्स को डिफेंड कर रहे होते हैं जो हमें नीचा दिखाने के लिए बनाए गए थे। तो सच्चाई क्या है? क्या हम वाकई पिछड़े हुए लोग थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने सिविलाइज्ड बनाया? नहीं, सच्चाई तो ये है कि हम मॉडर्न से कंजर्वेटिव बन गए हैं। हमने उस कल्चर को खो दिया जहाँ गार्गी ने सवाल पूछे थे, जहाँ शुश्रत ने सर्जरी की थी और जहाँ कपड़े शर्म नहीं बल्कि सुविधा का हिस्सा था। आज जब हम किसी सवाल पूछने वाले को एंटी रिलीजन कहकर चुप कराते हैं या जब हम विक्टोरियन मोरालिटी को अपना असली संस्कार समझकर डिफेंड करते हैं तो हम उन्हीं परतों को और गहरा कर रहे होते हैं जो मैकॉले ने बनाई थी। सनातन का मतलब पुराना नहीं होता, सनातन का मतलब है शाश्वत, वो जो हर समय के साथ इवॉल्व हो सके। और असली इवोल्यूशन तभी शुरू होगा जब हम अंधभक्ति से हटकर जिज्ञासा को वापस अपनाएंगे। मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी परतें हैं जिन्हें हटाना बाकी है। आपको क्या लगता है, हमने सबसे बड़ी चीज़ क्या खोई है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूँ आकांक्षा और आप देख रहे हैं अंडर द लेयर्स। स्टे क्यूरियस और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।